दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मेरे साथ जो है खास मेहमान मौजूद है, वो है भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। किसानों का मुद्दा है, पूरे देश भर में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में जो है इस आंदोलन का जिक्र हो रहा है और मोदी सरकार के लिए जो है बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कैसे आप देख रहे हैं? पूरी भारत सरकार उतरी हुई है किसानों को समझाने में, किसान समझने को तैयार नहीं है। आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है अरुण जी। देखिए, किसान के समझने की बात नहीं है, किसान पूरी तरह से समझा हुआ। मोदी जी कह रहे हैं बहका दिया है। नहीं, मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी को कोई रोक थोड़ी रहा है। मोदी जी तो मतलब जो कानून है, जो कानून मोदी जी ने बनाया है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि किसानों के भले के लिए बनाया, ये तीनों के तीनों कानून, उस कानून की बात नहीं करते मोदी जी। उस कानून की एक भी धारा के विषय में, एक भी सेक्शन के विषय में कोई बात नहीं करते हैं। जो नौटंकी वो कर रहे हैं, या उनकी पूरी टीम जो नौटंकी करने में लगी है, अलग अलग से पकड़ के किसानों को लाती है, मजदूरों को लाती है, उनसे पूछती है कि भाई आप इससे सहमत हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सब। बहुत अभी जैसे आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से न्यूज चैनल में दिखाया कि उसमें एनडीटीवी में जब ये वहां मध्य प्रदेश के लोगों को कल ही जब एड्रेस कर रहे हैं, तो कटनी के जो किसान वहां उसमें लाए गए थे, उनने जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद में एनडीटीवी वाले ने पूछा भाई कि ये क्या है? क्योंकि मैंने ये मेरी फसल थी, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया, जो पैसे नहीं दिए अभी। अच्छा, ये बताओ आप कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, आप उससे सहमत हैं कि हाँ जी वो तो सही कर रहे हैं, किसान की बात बिल्कुल सही है? ये कटनी के 2 किसानों से पूछा, एक और से पूछा, और ये उसमें है जो प्रधानमंत्री जी की ये जो कॉन्फ्रेंस चलती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस मीटिंग में आए हुए हैं, उस सम्मेलन में आए हुए हैं। ये नौटंकी। और मैं एक चीज बता रहा हूं, बड़ी मजेदार बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वहां के जो किसान हैं, वो किसान अपनी गोभी की खड़ी फसल पर, बड़ा वायरल हुआ, बड़ा जबरदस्त है। आप देखिए, ये वैसे ही हुआ। आपको ध्यान होगा जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जो सूर्या उसमें थे, एक टीवी में, उस समय एबीपी में नहीं थे, सूर्या टीवी में थे, उस समय एक हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, और छत्तीसगढ़ की एक महिला उसका दिखाया था। उन्होंने अपनी टीम को वहां भेजा और पता लगाया उससे, कह रहे कहीं भी नहीं, वो तो बात हमारी सुनी नहीं, हमने ये काम छोड़ के ये शुरू किया, तब थोड़ी सी इनकम हमारी बढ़ी। तो झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का जो पूरा था मास्टर स्ट्रोक जो था, उसको जो मतलब उसकी डिस्टर्बेंस शुरू किया गया, उसके जो सैटेलाइट जो उसका सिस्टम था उसमें गड़बड़ की गई, और बाद में इतना प्रेशर उस पर डाला गया कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को वहां से छोड़ना पड़ा। ये स्थिति तो ठीक वैसा ही झूठ जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने वहां के एक किसान का गोभी का दिखाया कि हमने सीसीयू के माध्यम से उससे संपर्क किया और उसकी गोभी 10 गुना फायदा हुआ। और जब एनडीटीवी वालों ने पूछा जाके, तो कह रहे जी एक दिन आए, वह 4 टन ले गए, उसके बाद में कुछ नहीं, और मुझे अब अपनी फसल को जो है इस पर खड़ी पे जो ट्रैक्टर चलाना पड़ा। देखिए, ये नौटंकी है। ये नौटंकी मैं समझता हूं एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को बहुत सीधे सीधे लोगों के सामने आना चाहिए। मतलब एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, समस्या यहां है, लोग यहां बैठे हैं, किसान यहां बैठे, और जो प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे को बंदर वाली कहानी नहीं सुनी कि इस डाल पे उछल के उस डाल पे उछल के उस डाल पे उछल के उस डाल, वहां नहीं आता जहां जगह है, मतलब काम की बात है। चारों तरफ जो है उछल कूद मच रही है। कहां कभी इधर को जा, कभी इधर को जा। अबे मध्य प्रदेश जा रहे हो तुम, कभी वहां जो गुजरात में जा रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं बंगाल में पहुंच गया। भैया मेरे, ना बंगाल जाओ, ना आप मध्य प्रदेश जाओ, ना गुजरात जाओ, ना कहीं जाओ। आप में हिम्मत है तो सिंघू बॉर्डर आओ, टीकरी बॉर्डर आओ, किसानों से आंख मिलाओ और सुलझाओ, समस्या सुलझाओ। तो किसान ही नहीं मान रहे, वो कह रहे तो किसान ही नहीं है। देखिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। ये सारे के सारे वही है जो बीजेपी की एक गंदी घटिया राजनीति होती है कि लोगों को जो आंदोलन, असली आंदोलन होता, सही आंदोलन होता है, उसको इस तरह से बदनाम करो कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है। आप कितनी बार गए हैं और आप बहुत अंदर तक गए हैं। मैं समझता हूं जितना आप जैसे साथियों ने कवर किया है वो बाकी और मीडिया ने, हालांकि बाकी और मीडिया को अब आने भी नहीं दिया जा रहा वहां पे, क्योंकि गुलाम मीडिया तो उसको क्या आने देना। आपने जो जाके अंदर तक कवर किया है, आपने एक एक चीज देखी है, एक एक बात बताई है, आपने सबको दिखाया है। वहां आपको कौन नजर आ रहा है कि वो किसान नहीं है? वहां हर व्यक्ति जो बैठा है
किसान है या किसान से जुड़ा हुआ मजदूर है। तो मजदूर और किसान एक ही बात है, वो सारे के सारे वही लोग हैं जो अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं, उनमें से कोई भी बाहरी नहीं है, सारे के सारे सच्चे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, देश का भला चाहने वाले और देश को बचाने वाले लोग। अभी जो है बीजेपी के नेता भी अब आंदोलन पे उतर आए हैं, वो भी सड़कों, वो भी बैठ गए हैं, उन्होंने भी जो है हड़ताल की है। मुद्दा है जो हरियाणा का और पंजाब का जो पानी का जो मसला है, SYL का जो मसला है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सतलुज, देखिए सतलुज यमुना लहर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है। ये इनको लेकर सवाल नहीं, इस समय जो इस समय की बात है, इस समय आपको देखिए मैं आपको एक हकीकत सुनाता हूँ। भाईचारा तोड़ने के लिए, मैं बिल्कुल वो भाईचारा तोड़ने के लिए, लेकिन ये भाईचारे टूटेगे ना। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। वहां पे पंजाब के 2 लोग बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह की ऐसे कई लोग हैं। पंजाब के 2 लोगों की बात बता रहा हूं, दोनों का खेत बिल्कुल लगा हुआ, मैंड लगी हुई है, दोनों के बीच में मुकदमेबाजी हो रही है। एक ने मुकदमेबाजी कर रखी है और यहां आंदोलन में दोनों साथ हैं, और साथ होने के बाद अब स्थिति यह है, जिसने मुकदमा डाल रखा है वो उससे भाई से पूछता है जो साथ में उसके कि भाई चाय पिएगा, खाना खाएगा, साथ में रह रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, और कह रहा कि अब यहां से जाते ही सबसे पहले मुकदमा वापस लूंगा। इस भाईचारे को, वो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, उसकी जो स्थिति है वो उसको देखा जाएगा समय पे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी का क्या करेंगे जब सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप ये समझे ना। लेकिन अब तक जो है, इससे पहले जो है बीजेपी की जो सरकार थी पंजाब के अंदर, हरियाणा में भी जो है बीजेपी का सेकंड टर्म है, तो अगर चाहते तो सुलझा सकते। देखिए बीजेपी वाले जो लोग हैं, निहायत ही बेईमान, केंद्र में सरकार है, निहायत ही बेईमान और घटिया किस्म के लोग हैं। इतने निचले स्तर पर उतर कर राजनीति करते हैं जैसा आपने इसका नजारा कहीं देखा नहीं होगा। ये कश्मीर में कश्मीर में वो थी पीडीपी के साथ में, पीडीपी को पहले आतंकवादी पार्टी कहते थे, आतंकवादियों के संगठन वाली कहते थे, साथ वाली कहते थे, उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है नहीं। ये अगर ये चाणक्य, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं जानता हूं चाणक्य की क्या नीति है। ये चाणक्य नीति नहीं है। कम से कम इसे मैं कह सकता हूं कि जिनको तुम आतंकवादी कह रहे हो, उनके साथ में तुम हाथ मिला रहे हो, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, और दूसरा कोई करता उसे आतंकवादी बता रहे हो, ये चाणक्य नीति नहीं है। कम मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें। सवाल है जी, इस किसान आंदोलन के बीच में बीजेपी जो है पूरी तरीके से जो है चुनाव पर फोकस कर रही है। बंगाल चुनाव में जो है बीजेपी कूदा है, लग रहा है पूरा इंटरेस्ट बीजेपी का जो है बंगाल चुनाव जीतना है, किसानों का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके से अभी जो है पिछले दिनों एक बयान भी आया कैलाश विजयवर्गीय का, उन्होंने कहा कि जो सरकार जो गिराई गई है मध्य प्रदेश में, मोदी जी ने गिराई है, आपको बता रहा हूं, किसी को मत बताना। तो क्या ऊपर से ये सब चल रहा है कि भैया सरकार बनाओ, गिराओ, बनाओ, कुछ भी करो, सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है? देखिए आपको ध्यान होगा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस समय ये सरकार वहाँ पे जो है ना बनाई इन्होंने रात में, उसमें महाराष्ट्र में, और अगले दिन फिर जब वो जो है शरद पवार जी की पार्टी अलग हो गई और सारे के सारे वहाँ गए और सब हुआ, रात के अंधेरे में बनाई थी, तब मैंने कहा कि बीजेपी को सत्ता की भूख नहीं, हवस है, हवस, और सत्ता की हवस इनकी इतनी भयानक है कि उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई नैतिकता नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, सत्ता कैसे हाथ में आई, उसके लिए कितने एमएलए खरीदने पड़े, कितने एमएलए तोड़ने पड़े, कितने एमपी खरीदने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, उसकी कोई वो नहीं है। और ये विजयवर्गीय को बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको जानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा, 2 ही लोग हैं करता था जिनकी वजह से हो रहा, बल्कि 3। एक तो जो है आपके जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, वो जो आपको चलाते हैं, बाकी सब आप सारे कठपुतले संगठन, गैर राजनीतिक नहीं है, उससे बड़ा राजनीतिक संगठन ही कोई नहीं है, वही सब कुछ करते हैं। और दूसरा मोदी जी, और तीसरे जो है श्रीमान जो अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, यही है सब कुछ करने वाले। बाकी तो सारे के सारे प्यादे हैं, किस प्यादे को कहां फेंकना है, कहां रखना है, किससे क्या काम कराना है, कैसे उठक बैठक करानी है, सब, और विजयवर्गीय वगैरह, ये सारे के सारे उसी उसके प्यादे हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता विरोध में उतर आए हैं। वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा से जो है मोदी सरकार में पहले मंत्री भी रहे, वो भी अब किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। क्या बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कानून? अरुण जी देखिए, समझ में आ रहा है, लेकिन है क्या कि जो अंधभक्त हो जाएं, जिनके दिमाग पर पूरी तरह से, जिनकी आंखों पर पट्टी पड़ जाए,
अंधभक्त जो हो गया उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। वो जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो जो मोदी जी के अंधे हैं उनको बस मोदी जी नजर आते हैं और कोई दूसरा नजर नहीं आता। समझ में जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इससे देश बर्बाद होगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है। धन्यवाद उनका, वीरेंद्र जी का, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि बाहर आगे मैदान में। जो भी व्यक्ति, एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग उन्होंने कानून पढ़ा नहीं है। ये जो एक्ट बनाए गए हैं, तीनों जो एक्ट, जैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो किसी ने नहीं पढ़ा। उसका असर क्या होगा? जब पढ़ाई नहीं है तो पता कैसे लगेगी? जो व्हाट्सएप में आ गया बता दिया गया उसी तरह से हो रहा है। ठीक इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एक्ट है और दूसरा जो मंडियों से संबंधित जो निजी मंडियां स्थापित करने वाला एक्ट, ये एक्ट पढ़े ही नहीं है। अगर ये पढ़ लिए जाएं तो मैं कह रहा हूं केवल एक सेक्शन जो एग्रीमेंट वाला जो एक्ट है आपका, फार्मर्स एग्रीमेंट जो एक्ट है, आप केवल उसका एक सेक्शन पढ़ लीजिए, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। और वो सेक्शन है, मोदी जी तो अनपढ़ आदमी है, मोदी जी ने पढ़ा ही नहीं होगा, मोदी जी क्या पता है? मोदी जी को जैसा बता दें जो ऐसे है ऐसे बोलते रहो, ऐसा ही है। वो उसका सेक्शन 3 यानी धारा 3, उस एक्ट की धारा 3 पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद पता लग जाएगी, और समझ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगी, जैसी समझ में आएगा, इससे न केवल किसान बर्बाद, इससे मजदूर बर्बाद, और जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और देश पूरी तरह से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा, दो लोगों के हाथ में चला जाएगा। दोनों ही इस देश को गुलाम बना चाहते हैं, और मोदी जी उस गुलामी के लिए लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। असीमित भंडारण की जो बात कही जा रही है उसको लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब प्राइवेट फार्मिंग होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, लोग जो है गांव की जो जमीन है उस पर आकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब पूरे गांव की वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगेगी, तो वहाँ पर जो है उनको स्टोर करने के लिए बनाना तो पड़ेगा ना प्लांट। मोदी जी बता रहे हैं ना ये बात। मोदी जी का पिछले 7 साल का कार्यकाल देखो आप। पहले जो व्यक्ति कह रहा है ना, उस व्यक्ति की पीछे का जो काम किया हुआ उसे देखो। पीछे के काम में एक काम ऐसा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, एक काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने कहा हो और जो किया हो। अनुच्छेद 370 को छोड़ दो और मंदिर को छोड़ दो, ये आपने नौटंकी करके जैसे करवा लिया वो अलग बात है, आपने तानाशाही से। अन्यथा इसीलिए लोग पेट में अन्यथा नहीं, अरे आप मंदिर, मैं कह रहा हूं और बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को इससे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई जानता है इन सारी आपकी राजनीति क्या है। लेकिन आप ये बताइए, क्या मोदी जी को थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी? मोदी जी को या उनके लोग जो है कभी आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आपने जो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात करी थी, उसे कम से कम आपने कभी जो आपने देखा है या नहीं देखा, या आपने कभी उस पर ध्यान दिया है, या आप देखें कभी, श्रीमान जी आप देखें जैसा आप कर रहे हैं कि आपने जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी, करिए आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात। आप प्रभु जरा देखें आपने कितने बनाए हैं? प्रभु आपने देखा ना 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, कितने बना लिए? एक भी नहीं बना प्रभु जब से आप आए हैं। मतलब ये आपकी स्थिति है। इस देश का बेड़ा गर्क करने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। जितने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान थे, फैक्ट्रियां थी, उनको पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया, और अपने यारों की झोली में फेंकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कम से कम इस देश के बचिया कुछ तो करेंगे। अगर आप यकीन ही नहीं करेंगे तो 4 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 साल पूरे नहीं कर पाएंगे मोदी जी, और उखाड़ के फेंक दी जाएगी ये सरकार। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये आंदोलन कहां तक फैल चुका है, मोदी जी की समझ के बाहर बात है। इसलिए अब मोदी जी को समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। इसलिए कभी यमुना सतलुज नहर कम निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं और यहां नहीं आ रहे हैं। देखिए वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। मोदी जी ने क्या किया है मैं नहीं, देश का हर व्यक्ति जानता है। मोदी जी ने अपने किए एक वादे को पूरा नहीं किया। मोदी जी कहते रहे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं इतने बुरे दिन इस देश के किसी व्यक्ति के कभी आए नहीं हैं जो आज की तारीख में देश को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या आप लोगों को इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं हम इसको सुधार देंगे, तो आपको तब भी इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं इसको सुधारने के नहीं, इसको तो वापस ही लेना पड़ेगा। इस पे इससे ज्यादा, इसके बाद और इससे ज्यादा किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। इसको जिद नहीं है, जिद नहीं है। और अगर आप अरुण जी कह रहे हैं जिद है, तो मैं कह रहा हूं हां जिद है। इसलिए जिद है
कि हम किसी तानाशाह के हाथों इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसने दो उद्योगपतियों की चौखट की गुलामी करना अगर स्वीकार कर लिया है तो करें, वो करें गुलामी, लेकिन हम किसी हालत में देश को गुलामी में फंसाने नहीं देंगे, किसी हालत में देश को बर्बाद नहीं होने देंगे और किसी हालत में देश की जनता का हक मारने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। अगर ये जिद है तो जिद ही सही। अब तो अडानी का ऐड आ रहा है अखबार में कि अडानी का तो ऐड नहीं, अडानी तो बैकअप भड़काया जा रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। नहीं, मैं तो कह रहा हूं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अबे हमें जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी चीख निकलनी शुरू हो गई है। अडानी को क्यों ऐड देना पड़े? तो सरकार का काम है, अगर कोई भ्रम की स्थिति है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि याराना बड़ा तगड़ा है। याराना तगड़ा है ना, इसीलिए समझ में आ रहा है। देखिए, अंबानी और अडानी, ये जो दो लोग हैं, मैंने सुना है कि लोग अमीरों को सलाम करते हैं। एक सवाल है, लेकिन इसी बात आप जवाब दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है, बीजेपी लोग कह रहे हैं इस देश में एक फैशन बन गया है कि जो अमीर है, उद्योगपति है, उनको गाली देकर अपनी राजनीति चमकाया जाए। ऐसा कुछ ये पहले भी होता रहा है कि पहले जो है टाटा बिरला हो इसी तरह से लोग गलियाते थे, अब जो है अडानी अंबानी पर निशाना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग चर्चा नहीं, गरीब बेचारा क्या भड़केगा? उसे तो उसकी तो रोटी, उसके मुंह का निवाला छीन रहे हो, वो क्या भड़केगा बेचारा? उसके तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, उसको पेट में रोटी नहीं है, पढ़ने के लिए उसको शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं, वो बेचारा क्या करेगा? गरीब के नाम पर जिस तरह से पूरे इस देश में शुरू से लेकर अब तक, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अब ऐसा नहीं कि गरीबी हटाओ, न जाने सब कुछ होता रहा, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं। हाँ, गरीब को लगातार हटाया जाता रहा और आज हालत यह हो गई है कि 110 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाही के द्वार पर लाकर खड़ी कर दी गई है। ऐसा नहीं है, देखिए, अमीरों के विषय में बात की जाती है, लेकिन वो अमीर कोई भी हो, इस तरह का तो नहीं होना चाहिए कि पूरे देश को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। आपकी एक सीमा होनी चाहिए। आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और आप जिस तरह से, मैंने सुना है कि लोग अमीरों को सलाम करते हैं, लोग अमीरों के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से अमीरों के सामने जाके, मतलब उनकी चौखट को इस तरह से आप सलाम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे बैठ रहे हैं कि आपकी नजर में बाकी जो 135 करोड़ लोग हैं उनकी कोई कीमत नहीं आपकी। आप उनको दीजिए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन इस मतलब कीमत पर कि पूरे देश को तबाह कर देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.